ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9 का थर्ड चैप्टर है जिसमें हम लोग अफवाह के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास के जो टॉपिक है से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 9 के क्लास के टॉपिक ऑल टॉपिक एंड ऑल चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे एक बार में अगर नहीं समझ में तो दो बार ज़रूर देखने की कोशिश, क्योंकि इस क्लास 9 के जितने भी चैप्टर हैं उसमें से हर एक एक लाइन अपने आप में इम्पोर्टेंट है और इससे हर साल क्वेश्चन बन जाती है। तो आइए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अफवाह शब्द एक ऐसा नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अफवाह भारत में भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं में छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है। जब एक बड़ी धारा में छोटी छोटी धाराएं आकर साइड से मिल जाती है तो इसे ही अफवाह तंत्र कहते हैं। ठीक। अंततः इसका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील, समुद्र या सागर में गिर जाता है। ठीक है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस जल का प्रवाहित होता है उसे अफवाह द्रोणी करते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग कर दिया। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। आप टॉपिक से ही पहचान सकते हैं कि जल विभाजक, जब जल मान लीजिए जल है और इसको कोई आके नदियाँ इसको विभाजित कर देती है तो इसको आप ऑलरेडी समझ सकते हैं इस नाम से ही कि ये जल विभाजक का काम करती है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी अमेजन नदी है। ठीक। विश्व का सबसे ये भी अपने आप में एक वन लाइनर क्वेश्चन है। भारत में अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्य भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदियाँ जो होती है वह सदा नीरा होती है, बारहमासी कहते हैं जिसे, और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती है वो वर्षा के जल पर डिपेंड करते हैं। वर्षा जैसे होगा तो नदियों में पानी ज़्यादा रहेगी, वर्षा नहीं होगा तो कम पानी रहती है। भारत में दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालयन तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न है। हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी होती है। इनमें वर्ष भर पानी यानी कि सालों भर पानी भरा रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों में ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण करती है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। यह अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन किया करती है। अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का भी सेवन करती है। मध्य तथा निचले भाग में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर जल तथा अपने बाढ़ वाले क्षेत्र में बहुत सी अन्य निक्षेपित आकृतियों का निर्माण करती है। यह पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करते हैं, जो कि 3.10 में दिखाया गया। डेल्टा किसे कहते हैं? देखिए, ये नदियाँ का स्रोत है, ये ऊपरी भाग हो गया, ये मध्य भाग हो गया। ठीक। ये गोखुर जल बड़ी नदी के आप एक नदियाँ आ रही हैं, नदियों में अलग हटकर एक अलग कोई तालाब या झील बना दे उसको गोखुर झील बोला जाता है। यह निचला भाग हो गया। और ये जो ट्रेन है, ये जो कोण बनता है इसी को विसर्प कहते हैं। डेल्टा भी आप देख सकते हैं डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है, क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर रहता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती है। हिमालय की नदियाँ की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी की लंबाई कम तथा छिछली है, फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों की पहचान कर सकते हैं? हाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान कर सकते। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब आते हैं हिमालयी नदियाँ। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ। ये नदियाँ लंबी तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकर इनमें मिलती है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदी को नदी तंत्र कहा जाता है।
बड़ी सहायक नदियाँ आकर उनमें मिल जाती है, जैसे कि अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकर इनमें मिलती है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदी को नदी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो नदी तंत्र के बारे में हम लोग आते हैं। अब आते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है, जो कि लद्दाख इंडिया के मैप में सबसे ऊपर यहाँ पे है, लद्दाख में प्रवेश करती है। यह भारत के एक बहुत ही सुंदर दार्शनिक गाज का निर्माण करते हैं। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलते हैं। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम, ये तीनों जो है ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में आके मिल जाती है। ये तीनों चारों जो नदियाँ हैं ये पाकिस्तान के में मिठानकोट एक जगह है, वहाँ पे आके ये मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी 1/3 से कुछ अधिक भाग 1/3 यानी कि 3 भाग में 1 भाग जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। सिंधु नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है और इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। यह भी एक क्वेश्चन पूछता है। सिंधु जल समझौता के अनुच्छेद 1990 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% ही उपयोग करता है। इस जल की उपयोग हम पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। अब आते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से निकलती है और जो गंगा है वह भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। तथा अलकनंदा जो उत्तराखंड में है कि देवप्रयाग में इसमें मिलती है, यानी कि गंगा नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है और हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश कर लेती है। गंगा हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती है। इसमें से कुछ नदियाँ यमुना, घग्गर, गंडक तथा कोसी है। यमुना नदी हिमालय की यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घग्गर, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। इससे पहले हम लोग एक जो मैप है इसे हम समझ लेते हैं। देखिए ये सिंधु नदी है, ये वूलर जिले कश्मीर में है। ये सिंधु नदी सहायक नदी चेनाब, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज। तो ये पूछता है ऊपर से नीचे की तरफ बताइए कौन कौन सी नदियाँ। तो पहले झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज। अगर नीचे से ऊपर की तरफ पूछेगा तो सतलुज, रावी, चेनाब और झेलम, यानी कि एक लाइन से इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट। ब्यास नदी है यहाँ पे, गोविंद सागर यहाँ पे है। यह शांगपो नदी है जो उत्तराखंड में आती है तो दिहांग नाम से जानी जाती है और असम में आती है तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से आती है और ये बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। ये आपको कोसी नदी हुआ, कोसी, गंडक, घाघरा, ये तीनों कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। शारदा नदी है, गंगा नदी है, आप देख सकते हैं। गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? यमुना है, चंबल है, बेतवा है, सोन है, गंडक है, घग्गर है, कोसी है। ठीक है, ये सहायक नदियाँ होगी। ये सब आके कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा तथा ताप्ती नदी दोनों जो है ये अरब सागर में गिरती है। पेनगंगा, गोदावरी, निजाम, महानदी ये सब बंगाल की खाड़ी गिरते हैं। महानदी चिल्का झील का निर्माण करती है। यहाँ पे जब छोटे छोटे नदी आके जब मिल जाती है तो चिल्का झील का निर्माण करते हैं। निजाम सागर है, नागार्जुन सागर है, कोलोरू झील देख सकते हैं आप कहाँ पे है। कृष्णा नदी ये पूर्वी तट पे है, ये पश्चिमी तट पे है। तुंगभद्रा नदी, कृष्ण सागर झील, कावेरी, वेवनाथ झील कहाँ पे है, पुलिकट झील कहाँ पे है। ये सारी झील को आप देख सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको मेंस के भी पूछिए और
पीटी के व्यू से आप इसे देखना ना भूलें, याद कर लेना बहुत। अगर नहीं याद होता आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे प्रिंट आउट निकलवा करके आप इसे हमेशा देखिए। अगर एक ही चीज़ बार बार अपने घर में टांग दीजिए और देखिएगा तो ये आपके माइंड में कैचअप हो जाती है। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आ जाती है। किनके कारण है? तो वो जो नदियां हैं, कोसी, गंडक और घाघर नदी, ये तीनों नदियों के कारण ही बाढ़ आ जाती है। कोसी, गंडक और घाघर नदी, जिसके बड़े पैमाने पर जानमाल के नुकसान होता है, लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊ प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बनाते हैं। प्रायद्वीपीय उच्च से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा सोन है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियां कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती है। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यह नदी दो भागों में विभाजित है। भागीरथी, हुगली जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होती बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती बंगाल में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आके मिल जाती है। गंगा में ब्रह्मपुत्र नदी आके मिल जाती है और अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना नाम से जानी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, देवप्रयाग में भागीरथी तथा अलकनंदा का संगम है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, भागीरथी तथा अलकनंदा का संगम कहाँ पे है? तो वो देवप्रयाग में है। और जब समुद्र में जाने से पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र जब दोनों एक जगह आके मिलती है तो वह मेघना नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यह नदी द्वारा बनाए गए डेल्टा को, जब दो नदियां आपस में आके एक जगह मिलती है तो एक डेल्टा का निर्माण करती है। जिसे तो बहुत सारे विश्व में बहुत सारे डेल्टा हैं, तो हर डेल्टा अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो आके एक जगह मिलती है और जो डेल्टा का निर्माण करती है उसे सुंदर डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आते सुंदर डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यह रॉयल बंगाल यहाँ भी पाया जाए। सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पाप से लिया गया है। पादप जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे ये लिया गया है। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। चित्र 3.4 जो पीछे दिया गया आप देख सकते हैं। गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं। अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का स्थित है। अम्बाला से सुंदरवन तक की मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्द में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्ग बन जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु तथा सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री से, और एक और था गंगा नदी, सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से, और गंगा नदी भागीरथी गंगोत्री से हिमालय से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से, एक सेकेंड, सिंधु नदी का भी उद्गम वहीं पे मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। और ब्रह्मपुत्र नदी का भी तंत्र ये भी मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु तथा सतलज से काफ़ी नज़दीक है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर भाग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर 7757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी में यू अक्षर को मोड़ बनाकर भारत में अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करते तथा इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल दिहांग नाम से जाना जाता था तथा दिबांग, लोहित, केनला तथा दूसरी सहायक नदियाँ इसमें आके मिल जाती है। और यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो तथा बांग्लादेश में
जमुना के नाम से जाता है। एक ही नदी जब अलग अलग राज्यों में जाएगी, अलग अलग देशों में जाएगी तो अलग अलग नाम से जाने, जैसे कि ब्रह्मपुत्र तिब्बत में जाएगी तो वह शांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। उत्तराखंड में आती है तो दिहांग के नाम से जानी जाती है। और असम में आती है तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। और बांग्लादेश में जाती है तो जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। तिब्बत तथा शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यह नदी यहाँ नदी में जल तथा सिल्ट की मात्रा बढ़ सकती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करते हैं। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है और बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अनेक नदियां के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेप की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ, अब आते हैं हिमालयी नदियाँ तो पढ़ लिए, अब आते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट से होता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये हमने बताया था, ये मैप है, तो ये पूर्वी घाट होता है, ये पश्चिमी घाट होता है। तो प्रायद्वीपीय नदियों में जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट से होता है। पश्चिमी घाट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियाँ? महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं जैसे नर्मदा एवं ताप्ती, यानी कि नर्मदा एवं ताप्ती जो है वो अरब सागर में गिरती है, यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। और महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियाँ जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जो कि पश्चिम की तरफ बहती है तथा ज्वारनद मुख का निर्माण करते हैं। प्रायद्वीपीय नदी के अपवाह द्रोणियों की अपेक्षाकृत छोटी है। नर्मदा द्रोणी, नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट हुआ है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है तथा समुद्र तक पहुँचने के क्रम में यह नदी बहुत ही दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में यह नदी गहरे गार्ज से बहती है तथा जहाँ पर यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करते हैं। नर्मदा के सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी है। इनमें से अधिकतर समकोण प्रमुख धारा में मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। देखिए, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई और गंगा नदी के लिए नमामि गंगे। ताप्ती द्रोणी, ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। ताप्ती का जो है वह मध्य प्रदेश में भी है, नर्मदा भी है, ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम होती है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारत पूजा तथा पेरियार, इन राज्यों के नाम जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। तो जितने पश्चिमी घाट के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में ये हो सकते हैं, तो आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं। गोदावरी द्रोणी, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी नदी जो है ये सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय, यह महाराष्ट्र के निजगढ़ नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढाल से निकलते हैं। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरता है। प्रायद्वीपीय नदियों में इनका प्रवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा जो है ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं और बड़े आकार और विस्तृत के कारण इसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं और बड़े आकार और विस्तार के कारण इन्हें दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है। अब आते हैं महानदी द्रोणी। तीन को परिचय, नर्मदा अमरकंटक पहाड़ी से,
ताप्ती जो है ये मध्य प्रदेश के बेतला भी सतपुड़ा श्रेणी से है, दोनों मध्य प्रदेश में। गोदावरी नदी जो है यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। अब आते हैं महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा किसकी है? गोदावरी नदी का है जो 1500 किलोमीटर है। इसकी प्रवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयला घाट, प्रभा, मुशी तथा भीमा इसकी सहायक नदी है। सहायक नदियाँ हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, इससे आप इसको बार बार ध्यान में रखिएगा। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। कावेरी द्रोणी। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी द्रोणी। कृष्णा हम लोग हो गया, कावेरी द्रोणी ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है पश्चिमी घाट के। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी, हेमानी तथा काबनी है। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में स्थित है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है तथा प्राप्त उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। इसके इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियाँ जो पूर्व की तरफ बहती है, दामोदर, बहनी, तरनी तथा शून्य रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। अपने एटलस में इसकी स्थिति को आप जान सकते हैं। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, लेकिन इसका जो 71% उसका 71% का 97% जल लवणीय है, यानी कि उसमें नमक की मात्रा है। तो जो नमक की मात्रा है तो वो हम लोग अपने पीने के यूज में नहीं कर पाते हैं। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। अब आते हैं झीलें के बारे में। कश्मीर घाटी प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों तथा शिकारा से आप परिचित होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील स्थानों पर भी गए होंगे, वहां नौकायान, तैराकी तथा अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती तब क्या होता? वे उतना ही आकर्षित करती जितना कि आज करते। क्या आपने ये भी जानने की कोशिश की कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? वो बहुत ही आकर्षित करते हैं, लुभावने होते हैं, अच्छे लगते हैं, जिसकी वजह से झीलों का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारकों से भी झीलों की महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। ये क्वेश्चन अब इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी की सतह से गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। बड़े आकार वाले झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत और अरल सागर। भारत में बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों से भिन्न है। अधिकतर झीलें अस्थायी होती है तथा कुछ केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिसका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों तथा मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में काटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्प्रिट तथा बाढ़ जो राधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कुलेरू झील। जो अंतर्देशीय भागों में वाले झीलें कभी कभी मौसमी होते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील कहाँ पे है? राजस्थान में, जो एक लवण जल वाली झील है, यानी कि उसमें नमक की मात्रा है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है। यह मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है, और दूसरे शब्दों में यह तब बनी जब हिमानी ने या तो कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर में वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बने। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील है। खारे पानी का झील कहाँ पे है? राजस्थान में है।
जो सांभर नामक झील है। और मीठे पानी की झील कहाँ पे है? कश्मीर में है। वुलर झील, डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल तथा बड़ी पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील है। इसके अतिरिक्त एक झील से भी रिलेटेड मैप पे मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसे देख सकते हैं। उस मैप पे देश राज्य के साथ साथ वहाँ पे कौन कौन सी झीलें पाई जाती है वो सारी चीज़ें दिखाई गई, जैसे कि आपको पहचानने में या जानने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी किस राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं और ये किस टाइप की है, मीठी है, बड़ी है, छोटी है, ये सारी चीज़ें को डिफाइन किया गया है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी झील। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए, नदियों पर बांध बनाने के लिए झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना। गुरु गोविंद भाखड़ा नांगल परियोजना कौन से सागर पे? गुरु गोविंद सागर पे। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायी होती है। झीलें भी दो तरह की, एक मानव निर्मित होती है और एक जो प्रकृति निर्मित होती है, प्रकृति के द्वारा बना हुआ है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है। सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायक करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। झील से बिजली भी उत्पन्न की जाती है। भारत आसपास के क्षेत्रों में भी जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है। झीलों की प्रकृति सुंदरता एवं पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। भारत का नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। नदियाँ मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन तथा उनके मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया। ये गाँव अब बड़े शहर में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित है। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत ही अधिक है। अब राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP क्या है? NRCP भारत में नदी सफाई कार्यक्रम का शुरुआत 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियाँ देश में जल का प्रमुख स्रोत है। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल को प्रदूषण को कम करने की गुणवत्ता में सुधार करना है। नदी प्रदूषण नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप यानी कि नदियों का जल जब घरेलू यूज में, औद्योगिक में और कृषि में जब इसका यूज होने लगा तो देखा गया कि नदियों के जो जल है वो काफ़ी गंदे हैं और प्रदूषण इसमें ज़्यादा फैला हुआ है। तो तब इस पर ध्यान दिया गया कि अगर इसमें कम प्रदूषण रहेगा तो यह हमारे लिए जो इस कामों में इनका उपयोग करते हैं वो ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक होगा। परिणामस्वरूप नदियों के अधिक जल की निकासी होती तथा इसका आयतन घट जाता था। दूसरी उद्योग प्रदूषण पर अपशिष्ट कचरे नदी में मिल जाते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते औद्योगिकरण तथा शहरीकरण का कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों का प्रदूषण स्तर बढ़ता जा रहा है। ज़्यादातर जो शहरी के जो कचरे होते हैं, नदी नाला तल जो अस्पतालों के कचरे होते हैं वो सारे नदियों में ही जाके गिरते। इसीलिए शहरी औद्योगिकरण तथा शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं पता और अनेक नदियों प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं चालू की, जैसे नमामि गंगे हुआ है। आपने कभी ऐसा कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? हाँ, नमामि गंगे नदी के प्रदूषित जल को हमारा स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित किया, बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन इस विषय पर विचारित अपनी कक्षा में बात प्रतियोगिता को आयोजित करें। अब आते हैं वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? वुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से है।
सेकेंड है, निम्नलिखित में कौन सी लवणीय जल वाली झील है? सांभर झील, जो कि राजस्थान। निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? गोदावरी। निम्नलिखित नदी में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी है। निम्नलिखित नदी में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? भ्रंश घाटी से जो गुजरती है वह ताप्ती हो गया। जल विभाजक का क्या कार्य है? तो जल विभाजक का कार्य ये हमने आपके इसके पीछे आगे डिस्क्राइब किया अच्छा से, मैं आपको दिखा देती हूँ कि जल विभाजक का क्या कार्य है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जल विभाजक का कार्य है, दो नदियों के अपवाह को परस्पर अलग करने की प्रक्रिया को जल विभाजक कहा जाता है। ये शॉर्ट फॉर्म में हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? तो वो गंगा है। सिंधु तथा गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से निकलती है और गंगा भागीरथी गंगोत्री हिमालय से निकलती है। गंगा के दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? गंगा के दो मुख्य धाराएं भागीरथी तथा अलकनंदा है। यह उत्तराखंड के देवप्रयाग में जाके से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गादशील क्यों है? क्योंकि तिब्बत एक शीत तथा शुष्क क्षेत्र है, इसीलिए लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियाँ गर्त से होकर बहती है और समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है? नर्मदा तथा ताप्ती जो नदियाँ ये गर्त से होकर बहती है, समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताएं। नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, इसे आप बनाइए। अगर नहीं आता है तो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके इसके आंसर को दे दूँगी। नीचे आते हैं। नेक्स्ट, भारत के कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं, इन्हें प्रकृति तथा मानव निर्मित में बांटिए। ये झीलों को जो दिए गए हैं, इसके लिए मैंने एक झील से रिलेटेड है सारे मैप पे दिखा दिए कौन सी झील कहाँ पे वो मानव निर्मित है या प्रकृति निर्मित है। उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है झील से रिलेटेड, आप उसमें जाके देख सकते हैं। वैसे फिर भी मैं इसको बता देती हूँ। वुलर झील ये प्राकृतिक निर्मित है। नैनीताल जो है ये प्रकृति निर्मित है। गोविंद सागर झील जो है ये कृत्रिम निर्मित झील है। बड़ा पानी है बड़ा पानी ना पड़ेगा। सांभर जो है और सांभर झील ये प्रकृति निर्मित है। निजाम सागर नागार्जुन सागर ये दोनों प्रकृति निर्मित है। डल झील ये भी प्रकृति निर्मित है। भीमताल झील इसे आप एक बार देख लीजिएगा। लोकताल झील यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है, यह प्रकृति निर्मित है। चिल्का झील जो है ये भी भारत के सबसे खाड़े बड़ी लैगून झील है। ये चिल्का झील यह प्रकृति निर्मित है। राणा प्रताप ये मानव निर्मित है। पुलिकट जो है ये लैगून झील है, ये प्रकृति निर्मित है। हीराकुंड जो है उसे मैप वाले में देख लीजिएगा खोज के, हीराकुंड वाले। हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदी में मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ, हिमालय नदियाँ जो होती है वह सदानीरा नदियाँ कहते हैं। सदानीरा के जो सालों भर पानियों से भरा रहता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं वो वर्षा के पानी पर निर्भर रहती है। वैसे ये दो अंतर है, बाकी सब भी आप देख सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व तथा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियाँ हैं हम उसे मैप में दिखा देते हैं, और पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियाँ हैं उसको भी दिखा देते हैं और एक दूसरे से तुलना कर देते हैं। देखिए,
पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती, ये पश्चिम की ओर बहने वाली है जो कि अरब सागर में गिरती है। और पूर्व की ओर बहने महानदी है, पेनगंगा है, गोदावरी है, निजाम सागर है, कोरल झील है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है। ये सारी नदियाँ जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इनकी लंबाई देख सकते हैं, लंबाई के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, इनकी सहायक नदियाँ भी वो देख सकते हैं। ये सब सारे छोटे छोटे आपको एक दूसरे में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों होती है? किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ इसलिए महत्वपूर्ण है कि नदियों के जल में जो छोटे छोटे गाद आते हैं उससे एक मैदान का खादर मैदान का निर्माण करता है जो हमारी कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कृषि से ही देश की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी अच्छी रहती है। इसीलिए किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। नदियों के पानी जो होते हैं वो खेतों तक पहुँचते हैं, उससे ऊर्जा बिजली उत्पन्न की जाती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यह मानचित्र पर भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित नदियों को चिन्हित करें तथा उनके नाम गंगा, सतलुज, दामोदर, कृष्णा, ताप्ती, महानदी और दिहांग। ये करने से हमारे ये माइंड में सेटअप हो जाती है कि कौन सी नदियाँ किधर से निकलती है और किधर जाके गिरती हैं और कहाँ किस राज्य में है। ये सारी इंपॉर्टेंट बहुत है। भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित झीलों को चिन्हित कीजिए तथा उनके लिए बताइए। ये दोनों का भी वीडियो है, आप देख सकते हैं। ये आपको एक क्रियाकलाप दिया गया जिसमें आपको लिखना है। अब आते हैं हम लोग जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स इस चैप्टर के जो बनाए गए हैं इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। अपवाह एक ऐसा अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र को जल प्रभावित होते हैं उसे अपवाह द्रोणी करते हैं। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजन कहते हैं। भौगोलिक आकृतियों के आधार पर भारतीय नदियों को दो भागों में विभाजित किया है, एक हिमालयन दूसरा प्रायद्वीपीय। हिमालय नदियाँ अधिकतर बारहमासी होती है, इनमें वर्ष पर पानी भरा रहता है। और हिमालय की दो नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है तथा नदियों के पर्वतों काटकर गार्जों का निर्माण करती है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी मिस्र की नील नदी है। अपवाह प्रतिरूप चार प्रकार के होते हैं, द्विकृतिका अपवाह, जालीनुमा अपवाह, आयताकार अपवाह और अरीय अपवाह। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है तथा इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू से कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी हिमालय से निकलती तथा अलकनंदा उत्तरांचल के देवप्रयाग में इसे मिलती तथा इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर। ये हर एक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है वन लाइनर के लिए, वैसे देख सकते हैं। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलते हैं। इनमें से कुछ नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी है। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। ये गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघर, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। नेपाल हिमालय से कौन कौन सी निकलती है? घाघर, गंडक तथा कोसी। अम्बाला से सुंदर वन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो तथा बांग्लादेश में जमुना में कहा जाता है। और जब दोनों ये पश्चिम बंगाल में मिलती है तो इसे जब ये दोनों मिलती है एक जगह तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। नर्मदा ब्रह्मपुत्र में तिब्बत, सांगपो तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र जब पश्चिम बंगाल में मिलते हैं तो उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। अम्बाला हो ही गया। ब्रह्मपुत्र प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर मुख्य नदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा तथा ताप्ती दो बड़ी नदियाँ जो पश्चिम की तरफ बहती तथा ज्वार नद का निर्माण करती है।
नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है तथा समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी की अनेक सहायक नदियाँ जैसे पूर्वा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड तथा उड़ीसा में है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलती है। कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर है तथा इसकी सहायक नदियां हैं जैसे तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मुशी तथा भीमा। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी से निकलती तथा इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियां जैसे अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी है। इसे शिव समुद्र के नाम से भी जाना जाता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी है और इसे शिव समुद्र के नाम से जाना जाता है। यह प्रपात मैसूर, बेंगलोर, कोलार वन क्षेत्र में विद्युत प्रदान करता है। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से भगा है और 97% अलवणीय है, जिसमें केवल 3% ही भाग जल के रूप में उपलब्ध है। राजस्थान के सांभर झील जो एक लवण जल वाली झील है, इसमें जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। इसमें नमक की मात्रा और लवण का मतलब ही होता है कि नमक। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में यह मुख्य हिमानी द्वारा बने थे। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है डल झील, भीमताल झील, नैनीताल, लोकताल तथा बड़ा पानी। नदी पर बांध बनाने से झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर, भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। एलिनिनो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एलिनिनो का नाम दिया। एलिनिनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा तथा जो कि बेबी क्राइस्ट का व्यक्त करते हैं, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच रहता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक तथा केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, जिसके कारण आम जल्दी पक जाता है, जिसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। मानेसराम विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यह मेघालय के पास है। यह स्टैकीलाइट गुफाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के सघन आबादी डेल्टा प्रदेशों का अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति है। पश्चिमी तट तथा उत्तर पूर्वी भारत के लगभग 400 सेंटीमीटर से भी वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान तथा इससे सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भाग 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। प्राकृतिक पठार तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है ना अधिक सर्दी। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उसके त्यौहार, उत्सव सभी इन मानसूनी लय के चरों ओर घूमते रहते हैं। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? एक क्षेत्र में बहने वाली नदियों के प्रवाह व्यवस्था और तेजनित विद्युत परिवर्तन तथा विशेषता अपवाह तंत्र। अपवाह द्रोणी किसे? एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। जल विभाजन, दो नदियों के अपवाह के परस्पर अलग करने की प्रक्रिया को जल विभाजन कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस देश की है? विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी मिस्र की नील नदी है। ध्रुमाकृतिक प्रवाह ढंग से जब एक नदी अपनी सहायक नदियों से मिलकर भूमि की सतह को एक वृक्ष की शाखाओं जैसा दिखाई पड़ने वाली आकार में काटती तो उसे ध्रुमाकृतिक प्रवाह ढंग कहते हैं। आयताकार प्रवाह ढंग उस समय बनता है जब नदी कठोर चट्टानों से होकर बहती है। भारतीय नदियों को किन दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है? हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय। हिमालय नदियाँ सदा नीरा होती है, प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर डिपेंड करती है। हिमालय की कौन सी दो मुख्य नदियाँ पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है? सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र। नदी की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी है? डेल्टा, विसर्ग, बोखुर झील, नदी का स्रोत, ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचला भाग। हिमालय से निकलने प्रमुख नदियाँ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी गंगा है। नदी तंत्र किसी नदी तथा उसकी बड़ी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। सिंधु जल समझौते का वर्णन करें। सिंधु जल समझौते का अनुच्छेद 1960 के भारत इस नदी के प्रकार में संपूर्ण जल स्रोत के केवल 20% ही उपयोग करता है। गंगा के दो मुख्य धाराएं को
नाम लिखे हैं। भागीरथी तथा अलकनंदा गाय गंगा की प्रमुख सहायक है। यमुना, घाघर, गंडक तथा उसी घाघर, गंडक और कोसी जो है यह नेपाल से आती है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से? जमुना नदी। सुंदरबन डेल्टा में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? मेघना। और मेघना जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र जब दोनों एक जगह आके मिल जाती है तो सुंदरबन डेल्टा का है, पश्चिम बंगाल में है। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम लिखिए। सुंदरबन डेल्टा है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी नदी की लंबाई आप देख सकते हैं। गंगा सबसे ज़्यादा 2500 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, सिंधु 2900 किलोमीटर, नर्मदा 1300 किलोमीटर, ताप्ती 792 है, गोदावरी 1500 किलोमीटर, महानदी 855 है, कृष्णा 1400 है, कावेरी 765 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग। ब्रह्मपुत्र के साथ दिहांग, लोहित, केनुला, तिस्ता और टोसी। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में और बांग्लादेश में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में और तथा बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। नहीं, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो तथा बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी उद्गम का उल्लेख है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु तथा सतलुज के स्रोत से काफ़ी नज़दीक से निकलती है। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के बेतली जिले सतपुरा की श्रृंखला में है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। महानदी तथा उद्गम छत्तीसगढ़ से है। कावेरी जो है पश्चिम बंगाल के ब्रह्मगिरी से निकलती है। भारत में दूसरा जलप्रपात कावेरी है। झीलों का आर्थिक महत्व लिखिए। झीलों मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक, जिसका वर्णन अत्यधिक वर्षा के समय बाढ़ को रोकती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत के लिए किया जाता है। ये आसपास के क्षेत्र में जलवायु को सामान्य बनाती है। जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ावा देती है। जल विद्युत संसाधनों के शक्ति में भारत को कौन सी स्थिति है? 5वां स्थान है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का वर्णन किया। गंगा काज के क्रियाकलापों का पहला चरण 1985 में प्रारंभ किया। इसे 31 मार्च 2000 को बंद कर दिया था। यह योजना अब 16 राज्यों के बीच बहने वाले 27 नदियों के किनारे स्थित 152 क्षेत्रों तक विस्तार में बारे हैं। प्रदूषण कम करने के लिए 215 योजनाओं को अभी तक और 69 योजनाओं में से अभी तक को पारा किया जाए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नदियों में बढ़ रहे प्रदूषण को कम करना है। हिमालय से निकलने वाले तथा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने नदियों में 4 अंतर पड़ते हैं। यह नदियाँ जो होती है, हिमालय नदियाँ जो होती है, ये बर्फ़ और जल से संबंध होती है। प्रायद्वीपीय होती है, वर्षों के जल से ही इन नदियों को पानी मिलता है। इन्हीं का और जो हिमालय नदियों से सदानीरा नदियाँ कहते हैं, और जो प्रायद्वीपीय नदी है ग्रीष्म और शीत में सूख जाती है। हिमालय नदियाँ, ये नदियाँ मैदानी भूमि का पर बहती है। यह नौ संचालन और सिंचाई में इसका भरपूर उपयोग होता है। और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है पठारों पर बहती है तथा नौ संचालन संभव नहीं हो पाता है। हिमालय नदियाँ तरुण और तीव्र प्रवाह वाली होती है और प्रायद्वीपीय नदियाँ बहुत पुरानी और वेगहीन होती है। हिमालय नदियों में बहुत सी विभजिका सहायक नदी होती है और प्रायद्वीपीय नदी में विभजिकाएँ नगण्य होती है। इस प्रकार हमारा NCERT जियोग्राफी का या फिर क्लास 9 का 3rd चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपके मैसेज की रिप्लाई देंगे। थैंक यू।